ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार। देश इस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है, लेकिन संयम, डॉक्टरों की सलाह और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देश ही हमें इस कठिन समय से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें सामाजिक दायित्व को नहीं भूलना है। केवल सरकार अकेले इस महामारी से नहीं लड़ पाएगी और हमें खुद मजबूत होकर और संयम से इस महामारी से विजय पानी है। खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और समाज को बचाना है। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर देश को संबोधित किया और कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है देश, उन्होंने ये बताया। उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की सराहना की, कहा धैर्य नहीं खोना है, सही निर्णय लेना है और सही दिशा में प्रयास करने हैं। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को उन्होंने वैक्सीन लेने की सलाह की और कहा कि हर घर में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए, कोविड पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक और मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव। डॉक्टर यादव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर हमारे श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर मधुर यादव, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया और कहा कि हमारा प्रयास है सबका जीवन बचाना और साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी बाधित न हो। उन्होंने ये भी कहा और जो मुख्य बात उन्होंने कही वो ये कही कि अगर हमें इस महामारी से लड़ना है तो हमें जल्द से जल्द टीका लगवाना होगा। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की उन्होंने सलाह दी है। क्या कहेंगे डॉक्टर यादव? देखिए, ऐसा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि हमको अपनी आर्थिक गतिविधि भी नहीं रोकनी है और हमको जिंदगी भी नहीं रोकनी है। हमको उसके रोजगार को नहीं रोकना है और हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो भी हमारे 18 वर्ष से अधिक युवक हैं जो कि काम पर जाते हैं, अगर हम उनको टीकाकरण में इंक्लूड कर देते हैं 1 मई से, तो हमारा काफी पर्पस सॉल्व हो जाएगा और इन्फेक्शन को रोकने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सी बातें कही। उनमें कहा था कि हम एक विशाल कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने फार्मा सेक्टर मजबूत हुआ है, उन्होंने इस बात पर भी बहुत गौर से बात की और कहा कि हम उससे हर प्रकार की सहायता ले रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन भी मिलती रहेगी, उन्होंने ये भी कहा और साथ ही कहा कि हमारा प्रयास जो है वो सबका जीवन बचाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बाधित ना हो, इस पर उन्होंने खास जोर दिया। श्रमिकों से उन्होंने कहा कि वो वहीं रहें, उन्होंने आग्रह किया और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वो अपने यहाँ जो जितने भी श्रमिक हैं उनको बताएं कि वो बाहर न जाएं। उन सभी को उसी स्थान पर जहां पर वो हैं उन्हें टीका वैक्सीन दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में जो है इस समय पीपीई किट भी उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है और ऑक्सीजन पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा। प्रधानमंत्री जी ने और बहुत सी बातें कही हैं, अगर उसका हम संक्षेप में कहें तो उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से कोरोना को परास्त कर पाएंगे और कहा कि जो लोग हैं, खासकर युवा वर्ग की उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। जितनी भी वेलफेयर एसोसिएशन है वो आपस में मिलें, लोगों को समझाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। परिवार में जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वैक्सीन है वो इस समय विश्व में सबसे सस्ती वैक्सीन जो है भारत इस समय उपलब्ध करा रहा है और सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है। तो उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर आएं और वैक्सीन लगवाएं।
खासकर इसलिए क्योंकि युवा ही हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, कामकाज के लिए जा रखे हैं, इसलिए उनका स्वस्थ रहना और कोरोना से मुक्त रहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने आगे एक बात और बहुत ही खास कही। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें देश को लॉकडाउन की तरफ नहीं लेके जाना है, हमें वो सभी प्रयास करने हैं जिससे हम अपने आप को बचा के रखें। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे उन्होंने खास बात कहा कि हर व्यक्ति को और हर घर में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर मधुर, हम आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री की जिन बातों पे आज हमने सुना या जिन बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो सबसे खास बात ये थी कि वो वैक्सीनेशन की बात उन्होंने बार बार कही है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बात कही है। डॉक्टर मधुर, देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन से हम महामारी से हार पाना चाहते हैं तो हमको को दृढ़ करना पड़ा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसलिए मैंने देखा यहाँ पर कि जहाँ की पुलिस वालों, ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के लोगों को लगाई, उससे फायदा ये हुआ कि उनके यहाँ जब दोबारा कोरोना हुआ और जब हम वैक्सीन से अपने अभी तक प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कहा कि हम लोगों ने अभी तक 45+1 हेल्थ केयर वर्कर प्लस सीनियर सिटीजन को मिला के 10, 11, 12 करोड़ हमने लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ये है एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम लोग देखें कि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत ने ये जो 12 करोड़ जो वैक्सीन लगाया है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और इसीलिए उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन पर बहुत जोर दिया है। जी, साथ ही उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते। जब हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते तो इसका साफ साफ अर्थ यह है कि हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की खास जरूरत है, जिसे पिछले 1 महीने में हम भूल चुके थे और उसका जो असर है अब हमें दिखाई दे रहा है। डॉक्टर यादव, देखिए, ऐसा है कि अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो हमारी गतिविधि पर फर्क पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि हम ये आशा करते हैं कि हमारा हर एक निधि अपनी जरूरत अब लॉकडाउन लगाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी भी गति है, उसको भी ठीक लगेगा, सब बना रहे। जी, और एक बात और नहीं कि देश को जो भी प्रवासी मजदूर जहाँ कहीं भी है वो वहां से न जाए, उसको टीका भी लगेगा, उसको वहां रोजगार भी मिलेगा। जी, ये बहुत बड़ी बात। जी, डॉक्टर रॉजर यादव, ऐसे में हम कोरोना की चेन को किस तरह से तोड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कोरोना जो होता है ट्रांसमिशन आज तो लैंडसेट में भी आ गया है कि बाय ईयर है, लेकिन ये हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि प्रधानमंत्री जी हमको अपना मास्क रखना है, हमको अपना हाथ धोना है, 2 गज की दूरी रखनी है और अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो वायरस जाएगा, लेकिन वायरस का इन्फेक्शन कम होगा, इन्फेक्शन कम होगा तो लोग बती कम होंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज है कम जोर पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश चाहिए कि हम लोग बिहेवियर रखें और जहाँ तक हो सके घर से बाहर निकलें। इसके लिए उन लोगों ने कहा कि उनके बाल मित्र हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और उन्होंने कहा कि जब तक जरूरत ना हो आप घर से बाहर कर सकते हैं। जी, डॉक्टर मधुर, इस समय जब कोरोना बहुत तेजी से समाज के हर वर्ग में फैल रहा है, ऐसे में हम कैसे पता लगाएं कि मुझे जो बुखार है या जो मेरी तबीयत खराब हो रही है वो कोरोना से हो रही है या फिर आम एक साधारण बीमारी है? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आजकल कोरोना का भी थोड़ा सा जो बिहेवियर है थोड़ा चेंज हुआ है। पहले तो ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ ये वहां पर गए हैं, वहां से बाहर आए कांटेक्ट में। अब ये है कि कांटेक्ट में यदि हम किसी इन्फेक्टेड पेशेंट में कांटेक्ट आए और हमने यदि उससे 15 मिनट चाहिए और इन्फेक्शन बढ़ने के लिए इन्फेक्टेड आदमी थे, अगर हम उससे बात करते हैं बिना मास्क के, बिना उसके। दूसरा क्या होता है कि यदि हम किसी शादी समूह में गए जहाँ पर कोई आदमी इन्फेक्टेड है और यदि हमको लक्षण में
बुखार आना और गले में खिचखिच, हमें जी डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कोरोना हो जाने पर ऐसे क्या बेसिक उपाय हम करें कि हमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ना आन पड़े। ये तो थोड़ा सा आपका सवाल मुझे बड़ा है कि समझने की सही माने तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता है, नहीं तो वो सब कुछ हो सकता है सब खाए। हमको सिर्फ याद बरतना है कि और हम रेस्ट करना है, हमें आराम करना नहीं चलता और हमको जो हमारे डॉक्टर बताएं उस हिसाब से बिहेव करना है। हमको लोगों से बचना है और साथ मास्क पहनना है। बाकी आराम करना है, यदि हम आराम नहीं करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लगाओगे बुखार हो तो हमको अपने डॉक्टर के बताइए दवा। जी डॉक्टर, क्या कोई ऐसी बेसिक एक्सरसाइज हो सकती है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो उसको करके तुरंत अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सके? और सर तो नहीं है अपना ऑक्सीजन तुरंत बढ़ा लें। हाँ, ये है कि यदि हमको खांसी आ रही है तो खांसी दबा लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। दिल्ली से धर्मवीर जी हमसे जुड़े हैं, आइए सुनते हैं उनका सवाल क्या। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? नवीन जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या इसका हमें क्या मैसेज आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या हमें दोबारा जाना पड़ेगा इंजेक्शन लगाने के लिए? और दूसरा जो है कि अगर कोई डायबिटीज है या कोई और कोई प्रॉब्लम है, ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है, तो उसको क्या प्रायोरिटी वहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है? और तीसरा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम अपने सरकार की तरफ से निःशुल्क है, अगर ये इंजेक्शन 18 साल से उम्र से ज्यादा जब लगेंगे, क्या हम खुद लगवाते हैं? उसके साथ साथ अगर हम 4 लोगों को और लगवा देते हैं अपनी पॉकेट से, अपने खर्चे से, तो ये क्या ऐसे लगने की उम्मीद है? क्यों सुनने में आया कि अगर कुछ पैसा देके भी इंजेक्शन हम लगवाना है और लोग प्राइवेट लगवाते हैं, ऐसा इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं। डॉक्टर मधुर ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें कोविड का इंजेक्शन लगवाने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत होगी? अगर ये पहला डोज लगवा चुके हैं तो ये जानना चाहते हैं कि दूसरा डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगला सवाल इनका ये है, ये पूछना चाहते हैं कि क्या पैसे देकर भी इंजेक्शन को लगवाया जा सकता है और जो दिव्यांग लोग हैं या दृष्टिबाधित लोग हैं उनको क्या खास फैसिलिटी दी जाएगी इंजेक्शन लगवाने की? ऐसा है कि इनके उत्तर तो ये है, अगर आपने एक बार इंजेक्शन लगवा लिया है तो दोबारा ठीक है। जो आपने कहा कि जो लोग जिनको जो दृष्टिबाधित लोग हैं, डायबिटीज के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, डायबिटीज को करके डायबिटीज है और दृष्टिबाधित के लिए तो जो भी जैसे वहां जाएंगे उसको जो प्रायोरिटी को मिल जाएगी उसमें। और अच्छा, अब जो बात ये हम कैसे देखिए, हाँ ये कहा है डॉक्टर यादव, हमें आपसे संपर्क करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, शायद नेटवर्किंग की समस्या है। अगर आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेंगे तो शायद हम आपको बहुत बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी अच्छा जी। जी डॉक्टर, अब हम बहुत क्लियर आवाज आ रही है? हम अब आपको
बहुत क्लियर सुन पा रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि दृष्टिबाधित लोगों को क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रोसेस जरूर होती है। उनको पहले लाइन से थोड़ा अलग कर दिया जाता है और डिपेंड करता है कि वहां पर भीड़ कितनी है और कितने लोग रजिस्ट्रेशन। जी अच्छा, इनका एक और सवाल है जो कि मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने मुझसे पूछा कि उनका क्या करेंगे जो अगर हम पैसा देके करवा सकते हैं। जी। हाँ, सरकार ने कहा है कि 50% जो होगी वो तो सरकार जो अपने पास ले लेगी और बाकी प्राइवेट को देगी। आप प्राइवेट में जा सकते हैं, पैसे देके लगवा सकते हैं। वो भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसे सरकार में होता है। सरकार में हालांकि वो फ्री है, प्राइवेट में आप पैसा देके जो भी नॉर्मल चार्जेस होंगे 200-250 रुपए जो भी सरकार रखेगी, अभी आ जाने दीजिए, उससे फिर आप लगवा सकते हैं। जी, आइए अब अपने अगले श्रोता को सुनते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट से, साइकिल मार्केट से जयकिशन अग्रवाल जी को। जयकिशन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नवीन जी और डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारे वैज्ञानिक या हमारे और जो फार्मासिस्ट हैं, क्या वो इंजेक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और जो ये आज हमारा इम्यूनिटी का इंजेक्शन लगाया जा रहा है कोविड का, तो क्या कोविड शील्ड और कोविड का, मैंने लगाया कोविड का, तो क्या मुझे कोविड शील्ड का ही लगवाना पड़ेगा, कोविड का ही लगवाना पड़ेगा? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी को निमोनिया चेस्ट में हो जाता है तो डॉक्टर ये बताते हैं कि गुब्बारा फुलाने से या मोमबत्ती जलाकर उसको बुझाने से या ओम बोलने से चेस्ट में फर्क पड़ता है निमोनिया में। क्या ये सच है, गलत है? जी डॉक्टर मधुर, इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि अगर इन्होंने किसी एक कंपनी अगर कोवैक्सीन या कोविशील्ड का टीका लगवाया है तो दूसरी जो बूस्टर डोज इन्हें लगवानी है वो क्या सेम वही टीका लगवाना होगा या दूसरा? देखिए, ऐसा है कि इनको जो इन्होंने पहले लगवाई है उसी का टीका लगवाना होगा, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। जी, हालांकि अभी कुछ स्टडीज चल रही है विदेश में जिसमें वो देखते हैं कि कुछ दोनों अगर इनको बदल दिया जाए तो कुछ एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है, पर ये बात अभी प्रूवन नहीं है। आपने जो पहले लगवाया है आपको उसी का लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर मधुर, यहाँ मैं एक प्रश्न यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना के वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, इस बीच अगर उसे कोरोना हो जाता है तो अगली उसे बूस्टर डोज लगवानी होगी कोरोना ठीक होने के बाद, या फिर पहली ही डोज लगवानी होगी? नहीं, उसको 2 से लेकर 4 हफ्ते बाद उसको बूस्टर डोज लगवानी हो। जी, फर्स्ट डोज नहीं, बूस्टर डोज लगवानी हो। अच्छा, इनका एक और प्रश्न था। हाँ, इनका दूसरा प्रश्न था कि क्या गुब्बारा और मोमबत्ती, गुब्बारा फुलाने से और मोमबत्ती को बुझाने से, फूंक मारने से क्या हेल्दी रहते हैं और क्या निमोनिया के लोगों के लिए ज्यादा ठीक है? देखिए ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि गुब्बारा फुलाने से उससे, हाँ ये सब एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो निमोनिया नहीं, ये तो किसी भी लंग डिजीज में, और यदि हेल्दी आदमी वैसा करता है तो उसकी लंग कैपेसिटी अच्छी रहती है और उसको फायदा होता है। बस निमोनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जी, हमारे अगली श्रोता हैं बलरामपुर से रिंकी तिवारी। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए तो पहले नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। नवीन सर, पहले आपको तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी, धन्यवाद। और डॉक्टर सर को भी मेरा रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी जी। और सारे सर को भी मैं देती हूँ जो इतना बहुत सारे मेहनत करते हैं हम जैसे कॉलर के लिए। तो अब मेरा क्वेश्चन भी है कि जैसे सर अभी आप मतलब वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर जैसे ये दूसरा मतलब लहर आ चुका है हमारे देश में, जिस तरह लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो जो गर्भवती माँ है उसे कहते हैं कि ना अब वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, तो सर वो कैसे अपने आप को बचाए? क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक, हमने सुना है कि ये जो वायरस है बहुत खतरनाक है। तो प्लीज आप इससे बताइए कि वो अपना इस समय कैसे बचाव करें। आप इस पे इन्फॉर्मेशन दीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर मधुर, इस वैक्सीनेशन को गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं दिए जाने की घोषणा या नहीं दिया जाएगा। ऐसे में ये महिलाएं अपने आप को किस तरह से इस कोरोना से बचा सकती हैं? देखिए नवीन जी, ये है कि बचाव का तरीका तो वही है जो यूनिवर्सल तरीका है, और बाकी ये है कि
गर्भवती महिलाओं को तो विशेष तरीके से अपने आप को बचाना है, मास्क पहनकर दूर रह के घर से बाहर ना निकल के, और यदि हो जाता है तो फिर डॉक्टर की सलाह में रहना है और पूरा कोशिश करना है कि 34 से लेकर 35 हफ्ते तक निकलने चाहिए, उसके बाद ही उनकी डिलीवरी हो सके। जी, हमारे अगले कॉलर हैं मध्य प्रदेश से हरविलास तोमर। हरविलास जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जिज्ञासा है आपकी? नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना की ये दूसरी लहर आई है, बताया जा रहा है कि इससे संक्रमण का विस्तार अधिक भयानक है। कृपया यह बताएं कि ये पहले से किस तरह भिन्न है, क्या इसके लक्षण अलग से हैं? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि सेकेंड वेव जो है वो पहले से किस तरह से अलग है और इसके जितने भी लक्षण हैं क्या वो पहले जो कोरोना की वेव आई थी उसकी तरह ही है या उससे अलग है? देखिए, ऐसा है कि ये जो अब जो दूसरी लहर आई है इसमें ये माना जा रहा है कि जो वायरस पहले आया था वो थोड़ा सा भिन्न हो गया है, उसके थोड़ा कंपोजिशन अलग हो गई है। इसकी होने की वजह से उसकी संक्रमण करने की जो क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई है। और दूसरा कि ये अब इस समय एक तो इसकी क्षमता बढ़ गई, दूसरा ये एयर पोल्यूशन की वजह से और ज्यादा फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसने इस बार जो हमारे यंग लोग थे उनको इन्वॉल्व कर लिया है, जो कि लेट 20s 30s में थे, जिसकी वजह से इसका जो स्वरूप थोड़ा सा व्यापक हो गया है और भयानक हो गया है। लेकिन हाँ, इसमें मृत्यु वाली जो कंपोनेंट है वो कम है पहले के मुकाबले। आइए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं जहां पे संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। वहां से श्रोता हैं इंद्रभान सिंह जो अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, क्या सवाल है आपका? सर, कोरोना काल में ऑक्सीमीटर में कितने रीडिंग आए कि हॉस्पिटल जाना चाहिए सर? जी, डॉक्टर ये ऑक्सीमीटर की विधि के बारे में पूछ रहे हैं। ऑक्सीमीटर में क्या रीडिंग आए कि उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, ऑक्सीमीटर में की जो सेफ रीडिंग होती है वो 92% से अबव होती है। उससे नीचे यदि है, अगर 92, 90 आ गई है, 88 आ गई है, आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और वहां जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी, सेफ रीडिंग जो है वो कट ऑफ 92 है। जी, बहुत से लोग बहुत सी स्टडी 94 का है, लेकिन वैसे जो इंडियन सर्कमस्टांसेस में 92% की कट ऑफ रेटिंग है, जो हम लोग लेते हैं कि 92% कट ऑफ है, 92% तक सेफ है। जी डॉक्टर, अगर ऑक्सीमीटर में 92% से कम ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा है, ऐसे में डॉक्टर तक पहुंचने तक हमें क्या करना होगा कि वो थोड़ी मेंटेन रहे और हम हॉस्पिटल तक जा सकें? देखिए, एक तो ये है कि हमको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा चलना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, और यदि हमें कहीं ऑक्सीजन मिल जाती है और उसका इनहेलेशन हो जाता है तो वो हमको बहुत ही सहायता करती है वहां तक पहुंचने में। नहीं तो अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है कि हम अपना कम सैचुरेशन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। जी डॉक्टर, इस कोरोना काल में शुरू से ही कहा जा रहा था कि हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने आहार में कौन से पौष्टिक तत्व या पौष्टिक आहार शामिल करें कि हम कोरोना से लड़ सकें। इसमें तो आहार में तो मैं कहना चाहूंगा कि अब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, आजकल ककड़ी बहुत आ रही है, आजकल खीरा आ रहा है, और आजकल खास तरीके से जो नींबू आ रहा है, आंवला आ रहा है, इसका प्रयोग करें तो इम्यूनिटी काफी अच्छी हो जाती है। यानी अगर विटामिन सी को अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए तो हम कोरोना से लड़ने में थोड़ा अपने आप को काफी समझेंगे। हाँ जी, सेफ महसूस कर सकते। आइए अब कोलकाता चलते हैं। कोलकाता से सज्जू जी हैं हमारे साथ, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। सज्जू जी, पहले आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए, नहीं तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे। ओके जी, ओके, बंद कर देता हूँ। मेरा ये पूछना था, मुझे प्रोटीन एलर्जी है, मतलब एग वाइट जो है ना, एग का जो वाइट है
वो बॉयल अगर थोड़ा कच्चा रहेगा तो वो खाने से पेट दर्द करता है। मेरा मतलब बचपन से प्रॉब्लम है जी। तो इस वैक्सीन ले सकता है क्या ऐसा केस में? सुनने में आया था आपको ले सकता है वैक्सीन आप। जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि एग से इन्हें एलर्जी है, वैक्सीन क्या ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। डॉक्टर ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें वैक्सीन जो नहीं ले पाएंगे या नहीं ले सकते? हाँ नवीन जी, जिन आदमियों को जनरल एलर्जी बहुत ज्यादा है, जिनको एनाफिलैक्सिस की हिस्ट्री है, जिनके की चकत्ते पड़ जाते हैं बड़े बड़े, जिनको ड्रग एलर्जी है, और जो लोग इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पर हैं, वो लोग वैक्सीन नहीं ले सकते। जी, इसके अलावा वो सभी व्यक्ति जो स्वस्थ हैं या जिन्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है वो वैक्सीन ले सकते हैं? जी हाँ। जी, आइए हम अपने अगले कॉलर का रुख करते हैं। ये हैं राजेंद्र, हरियाणा से बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार नवीन जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता है, जैसे चिंता फिक्र करने से ये कोरोना ये ज्यादा हम पे हैवी हो जाता है, जैसे किसी का लॉकडाउन में जैसे कहीं बाहर जाना, काम धंधे के बारे में चिंता फिक्र के कारण भी ज्यादा हमको घेर लेता है, इसके बारे में जानना था डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह की न्यूज बार बार आ रही हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, उसको देख के मानसिक स्थिति जो है थोड़ी सी विचलित हो जाती है। ऐसे में क्या कोरोना के अंदर ये भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है? क्या इससे भी कोरोना हो सकता है, ये जानना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा इन सब खबरों पर ध्यान ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये है, थोड़ा विवेक से काम करें और थोड़ा संयम बरतें। इन सब से कोरोना के ऊपर कुछ नहीं होता है। अगर आप घबराएंगे तो आपको परेशानी में, घबराए नहीं, आप सब कुछ ठीक होता है। कोरोना से इसका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब, अब वक्त हमारे पास बहुत कम है। अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने ये आज जिन बातों पर, जिन संदेशों को हम तक पहुंचाया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा मैं ये कहना चाहूंगा कि नंबर 1 तो हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मास्क पहने रहें, आप अपने हाथ को फ्रिक्वेंटली धोते रहें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, और हम लोग कोशिश करें कि जब भी वैक्सीनेशन खुलती है 18 साल से ऊपर के जो युवक हैं, जो बच्चे हमारे हैं, उनको हम वैक्सीन लगवाएं। खाने पीने में हम अपना पौष्टिक रखें, थोड़ी बहुत हम लोग एक्सरसाइज करते रहें, और जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलेंगे और अगर ऐसे ही अगर हम सामाजिक फंक्शन में जाते रहेंगे तो हम कोरोना से कभी इस तरह से, उसकी महामारी से हम लोग नहीं निपट सकते। डॉक्टर मधुर यादव, इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए, अपनी विशेष राय देने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए, उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बार फिर देश को संबोधित किया और उन्होंने देश के लोगों से, खासकर विशेषकर श्रमिकों से आग्रह किया और राज्य सरकारों से कहा कि वो अपने श्रमिकों को, वहां रहने वाले श्रमिकों को बार बार बताएं, बार बार आग्रह करें कि वो वहीं रहें और उसी जगह पर उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, टीका दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि पूरे विश्व में इस समय भारत सरकार जो है वो सबसे कम, सबसे सस्ता जो है वो वैक्सीन दे रखी है। उन्होंने जन भागीदारी का प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि अगर हमें कोरोना को परास्त करना है तो हमें जन भागीदारी अपनानी होगी, छोटी छोटी कमेटियां बनानी होगी। विशेषकर उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया है कि वो कंटेनमेंट जोन जो है वो खुद ही बनाएं और उस कंटेनमेंट जोन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने को कहें। उन्होंने देश को लॉकडाउन से भी बचाने की अपील की और बार बार अपील की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना है कि देश को लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़े। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। कल 9:30 पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे
कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।